एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटे रोकी के साथ रहता था। सुरेश के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह चाउमीन बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से सुरेश जो भी पैसे कमाता राधा की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन सुरेश गांव के चौराहे पर चाउमीन बेच रहा था। सुरेश का दोस्त रमेश भी उसके पास खड़ा था। और सुना सुरेश, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी सुरेश का बेटा रोकी नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता सुरेश के पास आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे यह क्या कह रहा है बेटा, सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। रमेश, जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि राधा को क्या हुआ है। ठीक है सुरेश। सुरेश घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुँचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी राधा चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। सुरेश, रोकी का ध्यान रखना, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं राधा, ऐसा मत कहो, तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। सुरेश दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी सुरेश के साथ लौटते हैं। सुरेश, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेगी। शहर? लेकिन वहाँ जाने में 5 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सुरेश, कुछ भी करो पर देर मत करो, तुम्हें अपनी पत्नी की जान बचानी है। सुरेश एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में राधा को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। रोकी भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और उबड़-खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। राधा की सांसें धीमी होती जा रही थी। रोकी घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है, तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी, बस हार मत मानना। रोकी रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। सुरेश नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर महाजन बैठा होता है। रोकी दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। महाजन जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए, उसकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। महाजन जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। मुझे अपने काम से मतलब है, रास्ते से हटो। महाजन कार लेकर आगे बढ़ जाता है। सुरेश मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। रोकी अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय था। सुरेश किसी तरह राधा को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनिए, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यहीं बैठिए। सुरेश और रोकी डॉक्टर की बात सुनकर निराश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम इन्हें नहीं बचा सके। सुरेश जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। रोकी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था कि मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। इसके बाद वे राधा को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं, तभी गांव वाले राधा की यह दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर गरीबों के लिए कुछ करूँगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूँगा। रोकी की आंखों में माँ की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है।
कुछ सालों बाद राधा की मृत्यु के बाद सुरेश टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त रमेश को बेच दिया था। अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। रॉकी अब 16 साल का हो चुका था। वह भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। सुरेश हल चला रहा था, रॉकी भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुरेश अपने बेटे को गर्व से देखता है। रॉकी का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का महाजन खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओ सुरेश, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए। महाजन जी, बस 2 महीने का और समय दे दीजिए, फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। महाजन गुंडों को इशारा करता है। गुंडे सुरेश को जमीन पर धक्का दे देते हैं। रॉकी यह सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वह महाजन के सामने खड़ा हो जाता है। तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अरे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का प्रधान वहां से गुजर रहा होता है। वह यह सब देखकर वहां पहुंचता है। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रधान जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये किस तरह का तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? क्या इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है? प्रधान जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए, इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। प्रधान जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। प्रधान जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। मैंने महाजन जी का कर्ज लौटाने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 4 महीने का समय दिलवा देता हूँ। 4 महीनों के अंदर महाजन का कर्ज चुका देना। ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाजन प्रधान के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय था। सुरेश और रॉकी घर के अंदर बैठे थे। रॉकी चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी महाजन से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सुरेश अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। रॉकी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ता है। माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। रॉकी उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन सुरेश खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। रॉकी दौड़कर अपने पिता के पास आता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? सुरेश की आंखें बंद हो रही थी। रॉकी उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है, इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। रॉकी की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए कुछ पैसे, बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगल से लकड़ियां काटकर बेची और पानी भरकर पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में रॉकी ने इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया, जिससे सुरेश की हालत थोड़ी सुधर गई। एक दिन रॉकी मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वह खुद से वादा करता है कि वह पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी सुधारेगा। उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था।
अगली सुबह रोकी कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। रोकी उसे देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा अब बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहा करती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में गांव का महाजन फिर से आता है। वह अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है और साथ में 2 गुंडे भी होते हैं। ओ सुरेश, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। सुरेश कुछ नहीं कहता, उसका सिर झुक जाता है। रोकी यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। महाजन, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। तू क्या पैसे चुकाएगा रे भिखारी? पहले अपनी हालत देख। महाजन ठहाके लगाते हुए चला जाता है। रोकी मुट्ठी भींचकर कसम खाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा शहर बहुत बड़ा है, वहाँ तेरा कोई नहीं है, वहाँ तुझे कौन संभालेगा? पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। रोकी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वह एक छोटी सी पोटली लेकर बस स्टॉप पर पहुंचता है। इसके बाद बस में बैठ जाता है। बस धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है। सुरेश दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों होती है। रोकी बस से उतरता है। शहर में पहुंचकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की सादगी याद आती है, लेकिन वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। रोकी एक कारखाने के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पेट में भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वह गोदाम के मालिक से काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की जगह मिल जाए। सुनो, यहाँ कई लोग काम मांगने आते हैं पर 2-3 दिन में भाग जाते हैं। तुझ पर भरोसा कैसे करूँ? मालिक जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं मेहनत से काम करूँगा। मालिक रोकी को काम दे देता है। रोकी बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करता है। वह भारी अनाज की बोरियां ढोने लगता है। अगली सुबह गोदाम का मैनेजर रोकी को काम करते हुए देखता है। वह उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकालने लगता है। ओ ए लड़के, इतनी धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर। कामचोरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। रोकी बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वह थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोकी दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय था। रोकी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वहाँ सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक दिया था। वह दिए की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता। मुझे मेहनत करनी ही होगी। पिताजी का सपना पूरा करना है। भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। रोकी के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद रोकी ने एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन बाद रोकी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि वह रात भर जागकर तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वह कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। रोकी का उस नौकरी में चयन हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाह, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया। 1.5 महीने बाद रोकी बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव लौटता है। अब वह एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सुरेश, जो अब बूढ़ा हो चुका था, बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरा सपना पूरा किया। अब ये गांव तुझ पर नाज करेगा।
गांव वाले रोकी की सफलता से बहुत खुश थे। महाजन जो कभी रोकी का अपमान करता था, अब उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रोकी बाबू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ करना इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है।